सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम आदाब सत श्री अकाल। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे भाई। एक बार बता दें पर थके सोना है तुम्हारे ही। एक बार बता दें ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है क्या? एक बार कमेंट कर दे दोस्त, क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है आप लोगों तक? बताएं एक बार। क्या ऑडियो सही प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है? जो बोला जा रहा है वो ठीक से सुनाई दे रहा है और जो लिखा हुआ है वो ठीक से सॉरी दिखाई दे रहा है? ऑल क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ जो पीडीएफ लगाई गई है वो टेलीग्राम चैनल है एक लीजो मैथ्स के नाम से, LISOMATHS। लीजो मैथ्स पे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर पीडीएफ आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई है। पहले ही शेयर कर देते हैं, काफ़ी टाइम पहले। कोशिश यही रहती है कि अगर आप लोगों को आते हैं क्वेश्चन तो क्या ये अटेंड करने की रिक्वायरमेंट है, फिर तो अगर नहीं आते हैं तो फिर अटेंड कर लिया करो कि हाँ इन क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होने वाला है। अच्छा, इसी नाम से यूट्यूब पर चैनल मिल जाएगा, वहाँ सुबह 10 से 11 क्लास लेते हैं, यहाँ के क्वेश्चन से थोड़ा सा अपर लेवल रखते हैं वहाँ पर। और इंस्टाग्राम पर भी ठीक लीजो मैथ्स के नाम से एक अकाउंट मिल जाएगा। अगर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा वो जानने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर भेज देना लीजो मैथ्स वाले अकाउंट पे। या तो उसका सोल्यूशन वहीं प्रोवाइड करवा देंगे या फिर उसको पीडीएफ में जो सुबह 10 से 11 लगाते हैं ना पीडीएफ, उसमें उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। देखो सिंपल सी चीज है, बस आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी और वो भी पहली 6। ठीक है, दो चीजें समझ लो। एक तो होता है अभाज्य संख्या, इस पर भी क्वेश्चन आता है, और एक होता है इसका ठीक ऑपोजिट, संयुक्त संख्याएं। भाज्य संख्याएं नहीं बोलते उनको, ठीक है, कुछ बुद्धू हैं जो भाज्य संख्याएं बोल देते हैं उनको, प्राइम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। देखो अब अगर कोई भी संख्या आप लोग उठाएं, कहीं से भी कैसी भी संख्या हो, तो वो दो संख्याओं से सदैव भाग होती ही होती है। किन दो से वो सदैव भाग होती है? तो आप लोग कहेंगे कि जी वो भाग होती है एक तो एक से, और एक वो भाग होती है अपने आप से, है ना। एक तो वो संख्या किससे भाग होगी? कंडीशन नंबर ए, वो एक से भाग होनी चाहिए, एक से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। कंडीशन नंबर बी, वो खुद से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। कंडीशन नंबर सी, क्या अब किसी अन्य तीसरी से, अन्य तीसरी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहली दो हैं जो ए और बी पर आ चुकी हैं, तो अन्य तीसरी से, क्या किसी अन्य तीसरी से भाग हो रही है? अन्य तीसरी से भाग। अब यहां पर दो जवाब आ सकते हैं, या तो जवाब आए यस की हाँ हो रही है तीसरी से, या फिर जवाब आएगा नो नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब मैं कोई भी संख्या उठाऊंगा तो वो एक से भाग होगी ही होगी, और खुद से भी भाग होगी ही होगी। क्या इन दो के बाद किसी अन्य तीसरी से भाग हुई है? अगर जवाब बन रहा है कि हाँ हो रही है किसी अन्य तीसरी से भाग, तो हम उसको बोलेंगे कि वो है एक संयुक्त संख्या। अगर वो कहे कि नहीं ये किसी और से भाग नहीं हो सकती, तो हम उसको बोल देते हैं अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। कैसे? जैसे कि यहां पर 2 है, 3 है और 4 है। एक बार तो इनको समझ लो, ठीक है। 2 है, जैसे कि 2 है, 2 को ए कंडीशन से गुजारते हैं अगर, तो 2 को ए से भाग करा 1 से, तो ये कितना आ गया? भागफल 2। इसका मतलब 2 जो है 1 से भाग हो रही है। अब 2 को खुद से भाग करके देखो, तो 2 को खुद से यानी कि 2 से भाग करके देखा, भागफल 1 आ गया, यानी कि खुद से भी भाग हो रही है। ठीक है, अब रही बात, क्या किसी अन्य तीसरी से भाग हो रही है? क्या ये किसी अन्य तीसरी से भाग हो रही है? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं ये किसी अन्य तीसरी से भाग नहीं हो सकती। इसलिए 2 क्या है दोस्त? आप लोग बोलेंगे कि 2 एक प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है। 3 की मैं अगर बात करूं, 3 की मैं अगर बात करूं तो 3 1 से भाग हो जाएगी 3 पर, 3 खुद से भाग हो जाएगी 1 पर। क्या किसी अन्य तीसरी सी होगी? 1 और 3 के अलावा नहीं होगी। 9 आया, मतलब ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। रही बात 4 है, जैसे अब
4 को अगर 1 से भाग करें तो हो जाएगी 4 पे, 4 को खुद से भाग करें तो हो जाएगी 1 पे। क्या किसी अन्य तीसरी से भाग हो जाती है? तो जवाब बनता है यस। किस अन्य तीसरी से भाग हो जाएगी 4? 1 और 4 के अलावा 2 से भाग हो जाती है। इसका जवाब क्या बना? यस। इसलिए ये क्या है? एक कंपोजिट यानी कि संयुक्त संख्या। अब रही बात दो बड़ी इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं, उनमें है 0 और उनमें है एक 1। ये दोनों ही संख्याएं ना तो कोई सी अभाज्य है ना ही संयुक्त है। मतलब 0 को अगर बोले ना क्या ये एक अभाज्य है, सीधे मना कर देंगे नहीं है। अगर 0 के बारे में बोले क्या ये संयुक्त है, तो भी मना कर देंगे नहीं है। 1 को अगर बोले क्या क्या अभाज्य या प्राइम है, हम बोलेंगे नहीं है। अगर बोले संयुक्त या कंपोजिट है क्या एक, तो भी नहीं है। वजह दोनों की अलग अलग है। वजह कहां है? क्योंकि देखो जो संख्या अभाज्य बनी तो वो यहां 9 की वजह से, कोई संयुक्त बनी तो वो यहां यस की वजह से। परंतु इन्हीं दो कंडीशन में अगर ये छेड़खानी कर दे तो फिर तीसरी कंडीशन पर जाएगी नहीं। जैसे कहीं 3 टीयर का कोई एग्जाम होना हो, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ऐसे करके एग्जाम कंडक्ट होना हो, अगर किसी का टीयर 1 ही फेल कर जाए तो उसको टीयर 2 क्यों देने देंगे? टीयर 2 फेल कर गया तो टीयर 3 क्यों देने देंगे? अरे मेरी बात समझ में, बाहर हो जाएगा ना रेस से। तो ये टीयर 1 समझ लो। अब जैसे 0 को 1 से भाग करते हैं, 0 को 1 से भाग करते हैं तो हो जाता है 0 पे, कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरी जो कंडीशन थी क्या खुद से भाग हो जाती है, तो 0 को जब खुद से भाग कर देते तो हम बोल देते हैं नॉट फाइनाइट, इनडेफिनिट, अपरिभाषित है ये एक तरीके से। ठीक है, क्यों? क्योंकि खुद से भाग करने पर कोई संख्या या तो वो 1 बना करती है, या फिर 0 ऊपर हो तो वो 0 बननी चाहिए, या फिर बटे में 0 है तो वो इन्फिनिटी बनना चाहिए। इसलिए इसको इनडेफिनिट फॉर्म बोल देते हैं। अनंत भी बोलना गलत है इसको। वैसे देखो अगर 0 को 0 से भाग करे तो मैं 0 को 0 से काट करके 1 लिख सकता हूं। भाई अगर 0 के बटे में कुछ भी लिखोगे तो वो हमेशा 0 आता है, उस रूल के तहत मैं इसको 0 लिख सकता हूं। अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 लिखें तो उस रूल के तहत मैं इसको इन्फिनिटी लिख सकता हूं। मतलब एक ही एक्सप्रेशन की 3 वैल्यू हो रही है, तो कोई डेफिनेट नहीं हुई चीज। इसीलिए हम कहेंगे कि इस 0 नाम की संख्या ने, इसने पहली कंडीशन तो मान ली पर दूसरी कंडीशन को ब्रेक कर दिया। इसीलिए जब ये अभाज्य के पास जाएगी तो ये मना कर देगी, इसलिए जब ये संयुक्त के पास जाएगी वो भी इसको मना कर देगी। एक की कंडीशन थोड़ी अलग अलग, वो क्या है वो भी देख लो। क्या 1 से भाग होती है? देखो ये पहली कंडीशन लगा रहा हूं मैं 1 पर, 1 से तो 1 पर होगी। अब दूसरी कंडीशन, क्या 1 खुद से भाग होती है? बिल्कुल हो रही है 1 पर। क्या आप इस 1 को, भागफल को, और इस 1 को, भागफल को देख करके बता सकते हैं कब ये 1 से भाग हुआ, कब ये खुद से भाग हुआ? तो हम कहेंगे नहीं बता सकते। देखो ऐसा मैं क्या कह रहा हूं भाई, इस 2 को देख करके मैं कह सकता हूं कि 2 को 1 से भाग किया गया। इस 1 को देख करके मैं कह सकता हूं कि इस 2 को खुद से भाग किया गया। कहीं भी देख लो, इस 3 को देख करके मैं कह सकता हूं 1 से भाग किया गया हो, इस 1 को देख करके मैं कह सकता हूं कि खुद से भाग किया गया होगा। परंतु इसके लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं कर पा रहे। इसका मतलब साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमने 2 ऑब्जेक्ट खड़े किए थे जबकि इसकी शैडो 1 बन रही है। हमने 2 अलग अलग ऑपरेशन किए थे, 1 से भाग करना और खुद से भाग करना। वो हर संख्या अलग अलग रिजल्ट दे रही थी, हर संख्या अलग अलग रिजल्ट दे रही थी, दोनों ऑपरेशन के अलग अलग। परंतु इसने सेम रिजल्ट दिया। इसका मतलब इसने 2 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को रिपीट कर दिया। इसीलिए ये तीसरी कंडीशन पर नहीं लेकर के जाएंगे, तो अभाज्य के पास जाएगी ये मना करेगी, संयुक्त के पास जाएगी तो वो भी मना करेगी। अब सीधी सी बात ये है कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन होगा? तो सबसे पहले 2 बनता है। सबसे छोटी या कहो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, 4 अभाज्य नहीं है क्योंकि वो किसी से भाग हो जाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। संयुक्त पे भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम 5 संयुक्त का, प्रथम 6 संयुक्त का, और इनके लिए कोई फॉर्मूला भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी सीरीज को फॉलो नहीं करते, तो आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी। इसीलिए यहां पर आप लोग पाओगे कभी भी ऐसे नहीं लिखेगा कि प्रथम 1000 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हुआ, नहीं पूछ सकता, क्योंकि कोई तरीका नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है कि 1000 अभाज्य संख्याएं लिखी जाएं, उनका जोड़ करा जाए, बटे में 1000 किया जाए। अब प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं कौन होगी? तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2। अच्छा 2 के बारे में एक बात और जान लो, ये इकलौती सम संख्या है, सिंगल इवन नंबर है, ओनली 1 इवन नंबर है जो इवन होते हुए, सम संख्या होते हुए भी अभाज्य बनता है। इसके बाद में जहान में, पूरी दुनिया में कोई अभाज्य संख्या ऐसी देखने को नहीं मिल सकती जो सम यानी कि इवन भी हो और साथ की साथ अभाज्य भी हो जाए, नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है, अब आगे
तो अभाज्य संख्या पहली 6 लेनी है ना, 2, 2 के बाद कौन आएगा 3, 3 के बाद 4 नहीं आ सकता 5 आएगा, 6 नहीं आ सकता 7 आएगा, 8 नहीं आएगा। अब कईयों को लगता है 9 ले लेते हैं, पर 9 अभाज्य संख्या नहीं है, वो संयुक्त है, क्योंकि एक के और खुद के अलावा वो 3 से भाग हो जाती है। 10 भी नहीं है, 11 है। कितनी हो गई 3 2 5, और अगली कौन होगी 13। आपने क्या करना है, महज इनका जोड़, एवरेज निकालने का तो सीधा साधा फंडा होता है ना कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे में 6 कर दो, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है जी, कितना बना 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 20, यहां से हो गए 13 और 7 20, 10 और 20 30, 30 और 11 41, बटे में कितना आया 6, डिवाइड कर दो, 6 से 36 पे लग गया ना, तो 6 बच गया कितना 5, बटे में कितना आया 6, 6 सही 5 बटे 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी पर लिखा गया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहले ही आ गया था। ठीक है, क्लियर हो गया मामला सभी को। इंडिया नाम से आईडी है, कह रहे हैं हाय एवरीवन। फिर जब इसके साथ कोई नहीं बोला तो इस भाई ने अगली लाइन में कहा बोलदा नहीं कोई सर, इसका अगला एक बार बोल पड़ो, इसका मन फर्क रहा हो जाएगा, अपना काम चल, जो तन्हाई महसूस करने लग रहे, एक बार हाय इंडिया लिख दो, एक आध जना भाई का जी लाए तो एक पूरे और कि मैं करा ना करा, दिल टिकाना बहुत जरूरी कि बेवफाई और वाईफाई दो ही चीज़ें तो समाज ग्रसित है आज के दिन या झेलन लगे। तो एक बार हाय इंडिया लिख के ना भाई का हाय हेलो कर दो यार, भाई का जी लाना है यहाँ पे पूरे, बोल लो एक बार भाई का गला। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भाई, ये कह रहा है कि यदि x और y का जोड़ बराबर 3 है, इतना बोल करके कहता है x की 3 y की 3 घटा 9xy जमा 9 बराबर किसके होगा, बस मतलब इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। और मैंने आप लोगों के साथ एक बार एक बात लिखी थी, हमने एक बात कही थी कि भाई जब कभी भी वो वेरिएबल्स की गिनती ज्यादा कर दे बजाय की इक्वेशंस के, चर पदों की गिनती ज्यादा हो जाए समीकरणों की संख्या से, तो ऐसे में जितने अचर पद ज्यादा हैं, जितने वेरिएबल्स ज्यादा हैं, उनको जीरो माना जा सकता है, एक माना जा सकता है, नेगेटिव एक माना जा सकता है, जैसे भी माना ले उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब जीरो से तो आसान क्या ही होगा। अब यहां देखो एक्स और वाई, एक्स और वाई का जोड़ किसके बराबर होगा, आप कहोगे -3, भाई पॉजिटिव तो उनको मैंने उस साइड फेंक दिया, हो जाएगा काम। अब इसको मैंने क्या कर दिया, दो वेरिएबल हो गए, एक्स जमा वाई बराबर घटा 3 हो गया। अब इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, वेरिएबल मेरे दो हो गए, केवल एक इक्वेशन रहेगी, तो मैं किसी एक को जीरो मान लेता हूं। मैंने फॉर एग्जांपल एक्स को कहा कि ये जीरो है, तो मैं कहूंगा कि फिर तो सीधे सीधे मैं ये कह रहा हूं कि वाई की वैल्यू घटा 3 है, हो गया। अब एक्स को जब मैं जीरो मान चुका हूं, इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी ना, देखो ए इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी, ठीक है। एक्स को जब मैं जीरो मान चुका हूं तो एक्स की 3 भी जीरो होगा, और यहां 9 गुणा में एक्स, तो एक्स जीरो होगा तो ये भी पूरा जीरो बनेगा, क्या बन गया वाई की 3, वाई की 3 और 9 का जोड़ करना इसमें। अब y की वैल्यू कितनी है, -3 है, कुछ दोस्त 18 लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि y की 3 का मतलब क्या है, y की 3 दफे गुणा, तो -3 गुणा -3 और गुणा -3, 3 3 9 9 3 27, ये तो ही न्यूमेरिकल वैल्यू। सिंबल की बात कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टू से पॉजिटिव हो गया, भाई पहले दो ऋणात्मकों से मिलकर के पॉजिटिव हो गया, पर तीसरी की एंट्री होती ही नेगेटिव, यानी कि ये बन गया -27 और पॉजिटिव 9 घर से लेकर के आए थे, कितना बना -18 बना। पॉजिटिव 18 नहीं बनेगा, -18 बनेगा। अगर कह रहा हो कोई कि ऐसे तो मामला तो आसान लग रहा है, पर ऐसे नहीं खेलना, ऐसे खेला नहीं खेलना इसका, हम लोग चाहते हैं कि बेसिक से करें। तो वो जो मैंने लिख रखा एक्स जमा वाई बराबर घटा 3, दोनों तरफ घन कर दो, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। ठीक है, ग्रेट। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, जहां कितना लिखा गया -18। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये कह रहा है
कि ए ने एक मोबाइल बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा, और फिर आगे भी बिक गया ये। यदि सी ने इसके लिए, बस इतना ही है, सी ने इसके लिए 5625 रुपए का भुगतान किया हो, तो ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया रहेगा, कितना भुगतान किया रहा, मतलब कितना भुगतान किया था उस बंदे ने। ए ने कितने में परचेज किया था ये पूछ रहा है। देखो अब ए ने किसको बेचा, आप कहोगे बी को। बी ने किसको बेचा, जवाब मिला सी को। ठीक है, ए ने क्या करा है, 25% का लाभ लिया दोस्त। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, आपने कहा 1/4 होती है। 1/4 का लाभ लिया किसने, ए ने, किसको बेचते टाइम, बी को। तो 4 पर 1 का लाभ ले गया, इसका मतलब 5 की बेच दी वो चीज जो 4 की हुआ करती थी। तो ए ने बी से 5/4 गुना पैसे वसूल करें, मतलब ए से जब बी पर जाओगे तो 5/4 से गुणा हो जाएगी कीमत की। ठीक है, अगली बात, बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा। 10% की क्या है, हानि है। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, 1/10। अब ये 1/10 की हानि है, इसका मतलब 10 पर 1 की हानि, तो मैं कहूंगा 9 में बिक गई वो चीज जो 10 की थी। 9/10 वसूल किए किसने, बी ने, किससे, सी को बेचते टाइम। यानी कि बी से सी पर जाते हुए कीमत हो गई 9/10 गुना। अब सी ने इस वस्तु के लिए कितने रुपए दे रखे हैं, देखो 5625 दे रखे हैं। 5625 हमने पता करना है भाई, ए ने कितने वसूल, सॉरी ए ने कितने पे किए थे इसके लिए, ए ने कितने में खरीदा था। अब देखो मैं ये जानता हूं ए से बी पर जाए तो 5/4 से गुना होती है, बी से सी पर जाए तो 9/10 से गुना होती है। पर मेरा क्रम क्या होगा कि मैं सी से बी पर आऊंगा और बी से ए पर आऊंगा, मतलब मेरी एरो उस साइड जा रही है जबकि मुझे उल्टा मूव करना है, तो मैं यहां रखे फ्रैक्शंस को भी उल्टा कर दूंगा। मैं बी से सी पर जाऊं तो 9/10 से गुणा है ना, अगर सी से बी पर आने लग गया तो 9/10 का उल्टा, 10/9 से गुणा। अब ये चीज बी ने कितने में खरीदी होगी, जवाब बनेगा 5625 और गुणा में इसका उल्टा 10/9, यहां पहुंच गया। अब बी से ए पर आना है तो इस एरो का उल्टा यानी कि इसका उल्टा, तो गुणा में 5/4 का उल्टा 4/5। तो ए ने कितने में खरीदा होगा, ये आ गया जवाब दोस्त। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 5 से 10 का बाजा बजा 2 पर, ठीक है, 9 से ये कट जाएगा, कितने पे गया ये, 9 छिके 54, ठीक है, बच गए 2, 9 दूने 18, बच गए 4, 9 पंजे 45। ठीक है, 4 और 2 की गुणा हो गई 8, 8 की और 625 की गुणा कितनी होगी, 8 पंजे 40, कैरी कर गया 4, 8 दूने 16 और 4 20, कैरी कर गया 2, 8 छिक 48 और 2 50। 5000 रुपए उस बंदे ने इसके लिए क्या किए होंगे, पे किए होंगे। ठीक है जी, ग्रेट। जिन जिन के भी क्वेश्चन का आंसर ए आ रहा था यानी कि 5000, वो सारे के सारे सही हैं। इस क्वेश्चन को लेकर के मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई इश्यू रहा हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, उसका नाम है, उसका केंद्रक जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोइड बोल देते हैं। वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रोइड हो, ऑर्थो सेंटर हो, कोई सा भी हो, सारे के सारे इन सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, सारे एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जितना पूछा गया सिर्फ वो बातें डिस्कस करेंगे किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, मैंने फॉर्म कर ली भाई, ये पी था, ये मेरा पॉइंट पी था, ये क्यू था और ये आर था, ऐसे था। आगे कह रहा है केंद्रक इसका एल है, केंद्रक का मतलब ये सेंट्रोइड मैंने ले लिया, इसका नाम क्या दिया इसने, एल, इसको मैंने लिखा ये एल है भाई। ठीक है, ये कह रहा है यदि पी क्यू बराबर 18 है, और देखो एक भुजा दे दी ना इसने, और ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु इक्विलेटरल है ना, यानी सारी की सारी साइड्स बराबर होंगी। भाई अगर ये 18 है तो सारी ही 18 होगी, ये भी 18 होगी, ये भी 18 होगी, क्योंकि समबाहु है, समान बाहु भुजाएं 18 होगी। तो पीएल की लंबाई याद करनी है, ए ये निकालना है मुझे। ठीक है, ये निकालना है ना, क्लियर हुआ। अब देखो मेरी बात को आराम से समझना,
इसको अगर मैं यहां तक लेकर के आऊं तो ये क्या बनेगी, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बनेगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या बनेगी, हाइट बनेगी। और जो सेंट्रोइड होता है ना, जो सेंट्रोइड होता है ये यहां जो लिखा गया, यानी कि केंद्रक, वो क्या करता है, ऊंचाई को 2:1 में बांटने का काम करता है। यानी कि कॉर्नर की तरफ 2 हिस्सा और बिना कॉर्नर की साइड 1 हिस्सा बचता है इसका। ठीक है, अभी के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हाइट यानी कि लंबवत ऊंचाई की बात है, खैर इसमें तो स्लंट वैसे भी नहीं बनेगा। तो परपेंडिकुलर हाइट का फॉर्मूला क्या होता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, √3/2 इंटू एस, एस मीन्स साइड। ठीक है, एरिया तो सबने जाना ही होगा कि एरिया क्या होता है, √3/4 एस स्क्वायर होता है, √3/4 एस स्क्वायर। ये क्या होता है, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। ये कौन होता है, ये हाइट होती है। ठीक है, एस की मेरे पास में वैल्यू है तो मैं ये हाइट निकाल सकता हूं। मैंने सपोज कर लिया कि ये जो पॉइंट है ना यहां वाला, ये जो पॉइंट है इसका नाम है डी, तो पी डी की वैल्यू क्या बनी, पी डी की वैल्यू क्या बनेगी, √3/2 गुणा में साइड, और साइड मेरे को पता है 18, कितना आ गया, आपने कहा 2 से 18 का बाजा बच गया 9 पे, 9√3 आ गया। अभी तो पीडी आया है, चलो ऑप्शन में है भी नहीं 9√3, अगर दे रखा हो तो क्वेश्चन का आंसर फिर भी नहीं था ये। इसने क्या पूछा है, पी एल का मान ज्ञात करना है। मैंने कहा था कि भाई पी एल सेंट्रोइड है ना, इन सेंटर सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर सब यहीं पे है इसके, तो ठीक है, सब के सब यहीं है इसके। सेंट्रोइड का मतलब होता है जहां मीडियन आकर के मिला करते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो पी एल होगा ना, ये सेंट्रोइड, ये होगा 2:1 में। ठीक है, यानी कि पीडी टोटल अगर 3 हो, पीडी अगर टोटल 3 हो तो पीएल उसमें से 2 होगा और एलडी 1 होगा, 2:1 में बटेगा। मेरे को पीएल चाहिए तो मैं कहूंगा पीडी का 2/3 कर दो, वही होगा। ठीक है, ग्रेट, आगे कही होंगे आंसर। तो पीडी की वैल्यू कितनी है, 9√3 है, गुणा में 2/3 है, 3 से 9 का बाजा बच गया 3 पे, 3 और 2 की गुणा 6, और गुणा में √3 एज इट इज 6√3, 6√3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिखा गया ऑप्शन सी के ऊपर। ठीक है, एक दोस्त ने ए लिखा है, उसने 3√3 ये देख लिया, ये 2 उसके दिमाग से निकल गया, 2 भी गुणा होगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि वृत्त का व्यास वृत्त के 2 जीवा को बराबर हिस्सों में काटता है तो दोनों जीवा, इफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल कट्स 2 कोड्स ऑफ द सर्कल इन इक्वल पार्ट्स देन द 2 कोड्स विल बी, 90 पर अगर प्रतिच्छेद करने वाली रहेंगी तो वो उनको काट कैसे पाएगा, दिक्कत हो जाएगी भाई। एक दूसरे के समांतर होंगी, बात खत्म। किसी एंगल पर तो बनने का उनका सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि 30 डिग्री पर खड़ी हैं या 60 डिग्री पर खड़ी हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों पैरेलल होने चाहिए। ये रहा सर्कल, ठीक है, ये कह रहा है कि वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये अगर 2 जीवाओं को बराबर हिस्सों में काट रहा है, इसका मतलब फिर एक जीवा यहां पड़ी है और एक जीवा यहां पर पड़ी है, या दोनों जीवाएं यहां पर मान लो कि ये पहली और ये दूसरी पड़ी है। परंतु अगर ये थोड़ी सी भी टिल्ट होगी तो जिस अनुपात में ये कटेगी उस अनुपात में ये नहीं कटेगी। कहने का मेरा मतलब 30-60 थोड़ा सा भी अगर ये एंगल हिल गया ना इसके कंपैरिजन में, तो ये डायमीटर इसको इक्वल 2 पार्ट्स में या इसके जैसे नहीं काट पाएगा। ठीक है, एक चीज ऐसे खड़ी है और दूसरी चीज ऐसे खड़ी है, और अब ये जो आने वाली होगी सेम रेशियो में जिसको इसको काटेगी इसमें नहीं काट पाएगी। यानी कि क्या होना रिक्वायरमेंट है उनका, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिखा बाबूजी, समानांतर को बोलते हैं भाई पैरेलल, स्पेलिंग पर मत जाना। और प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब कि काटना, प्रतिच्छेद करना। जैसे यहाँ इंटरसेक्ट, ये होता है इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट हो रहा है अब इस पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब कह रहा है कि 10%, 16% और 25% की लगातार 3 छूट के बराबर एक समान छूट कौन होगी।
ठीक है, आराम से समझते हैं। कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट दिए गए हैं 10, 16 एंड 25% के, और इन तीनों के मिला करके सिंगल एकल बट्टा अगर तैयार करना चाहें तो वो एक बट्टा आपने बताना है कितने परसेंट का दिया रहना चाहिए, 42, 41, 46.5 या 43.3%। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मामला। देखो अब सबसे पहले 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 1/10 होगी। दूसरा 16% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 4/25। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, बस इतना बन गया। 16/100 बनेगी, 16 को 4 से काटा 4 पर, 100 को 4 से काटा 25 पर। तीसरा कौन है, 25%, 25%, 25/100, 25 ही 100 को काट देगा 4 पे। ठीक है, हो गया यहां तक मामला। अब मेरी बात को समझो, पहला डिस्काउंट क्या करता है, वस्तु की कीमत अगर 10 लिख रखी है तो एक छोड़ देगा। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये 9 ले लेगा अगर 10 लिख रखा है तो। दूसरा डिस्काउंट कह रहा है अगर 25 लिख रखा हो तो 4 छोड़ दूंगा, इसका मतलब ये 21 ले लेगा अगर 25 लिख रखा हो तो। तीसरा 4 पर 1 छोड़ देगा, इसका मतलब ये 3 ले लेगा अगर 4 लिख रखा हो तो। ठीक है, अब वस्तु की कीमत जो 10, 25 और 4 से घट जाए, ऐसी कीमत कौन है, जवाब बना इनका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 1000, 1000 वो मैंने कीमत मान ली। ठीक है, 1000 रुपए मैंने कीमत मान ली, वस्तु की कीमत थी। पहले डिस्काउंट से 1/10 छूट गया, इसका मतलब 9/10 कीमत रह जाएगी। तो पहला डिस्काउंट लगते ही इसकी कीमत रहेगी 9/10। दूसरा डिस्काउंट लगते ही 4/25 छूट जाएगा, 21/25 लग जाएगा, रह जाएगा। तीसरा डिस्काउंट लगते ही 1/4 छूट जाएगा, यानी कि 3/4 रह जाएगा। ठीक है, तो 1000 की चीज कितने में बिक रही है, अब लिख तो रखा था उसमें 1000, तो वो कितने में बिक रही है, ये जो सॉल्यूशन बनेगा कितना बना, 25 और 4 की गुणा 100 और 10 के साथ 1000, 1000 से 1000 पूरे का पूरा कैंसिल, इसीलिए तो उसको 1000 लिया गया था। 100 अगर ले लेते ना तो 25 और 4 की गुणा कट जाती है, 10 घुमा देता फिर, तो हमने सोचा 1000 ही ले लेते हैं, बात खत्म करते हैं। अगर 100 ले लोगे तो भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 से भाग हो जाएगा, इतना सा काम है। चाहे या तो 19 ले लो जो किसी से नहीं कट रहा, तो भी क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही आना है। कंपैरिजन इसके रिस्पेक्ट में करना है ना, लास्ट में आकर के। कितनी कीमत रहेगी, क्या करें, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 189 गुणा में 3, कितना बन गया ये, 3 निम में 27, 3 निम में 27, कैरी कितना कर गया 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, कैरी कर गया 2, 3 एकम 3 और 2 5, 567 रुपए कीमत रह गई। अब वो बंदा कर क्या रहा था वास्तव में, वो बंदा कर क्या रहा था, 1000 लिखता है कीमत वस्तु की, उस पर ये 3 डिस्काउंट देता है और फिर 567, 567 रुपीज चार्ज करता है। ठीक है, अब वो हमसे चाहता है कि भाई मेरे को ना 3 डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं, कोई एक डिस्काउंट बता दो जिसको देने से मेरा यही काम हो जाए। तो हम कहेंगे 1000 की चीज 567 में बेचनी है ना, तो सीधे सीधे 1000 माइनस 567 छोड़ दो, 10 में से 7 गया 3, ठीक है, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 5 गया 4, 433 रुपए छोड़ दो। कितने पे छोड़ दे, जो कीमत थी यानी कि 1000 पे बटे 1000, पर वो तो परसेंटेज में जानना चाहता है ना कि सिंगल एक समान छूट कितने परसेंट के बराबर होगी, यानी कि परसेंट बनाने के लिए गुणा 100 कर दो। तो मैं कहूंगा 00 से 00 कैंसिल, 10 से भाग करेंगे तो यहां डेसिमल लग जाएगा, 43.3% हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, किसी को इश्यू तो नहीं रहा। अगली बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और खेला खेला जा सकता था, वो जल्दी से देख लो क्या खेला खेला जा सकता था, पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस खेले के चक्कर में पढ़ो। वो ट्रिक व्रिक सी है, वैसे एक आध बार काम आ जाती है, अगर डायरेक्ट वो लिख दे P% Q% R% का 3 लगातार बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा, तो अगर 3 बट्टे हो A%, B% और C%, तो इन तीनों के
एकल बट्टा बराबर कौन होगा, तो ए बी सी का जोड़ माइनस ए बी बटे 100 माइनस बी सी बटे 100 माइनस ए सी बटे 100 और जमा में ए बी सी बटे 10,000। ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इसी क्वेश्चन पर अगर लगाना चाहो तो यही कैसे लगता, भाई ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 16 है और सी की वैल्यू 25 है। लगा करके देखो, 10 प्लस 16 प्लस 25 माइनस किन्हीं दो की गुणा बटे 100। खाम खा की शरारत ले ली मोल भाई साहब। 10 गुणा 16 बटे 100 माइनस 16 गुणा में 25 बटे 100 माइनस, जूम आउट करना पड़ेगा। अरे यार ये जाएगा कैसे, ठीक है ठीक है। आगे किन्हीं दो की गुणा किन किन की रहेगी, 10 16 16 25 की होगी 10 गुणा 25 10 गुणा 25 बटे 100 और फिर जोड़ करना है किसका, तीनों की गुणा 10 गुणा 16 गुणा 25 और बटे कितना लिखना है 10,000। ये डायरेक्ट सोल्व करोगे ना, मैं नहीं कर रहा इसको, अगर सोल्व करोगे ना तो ये 43.3% बनेगा। 100% आराम से कर लेना जब मैं ये स्ट्रीम ऑफ कर देता हूं, ठीक है। अच्छा ये नोट डाउन जरूर कर लेना, राइट कर लेना साइड में, कब काम आता है। जैसे यहां तो लिख रखा ना 10% 16% 25%, तो एक वैल्यू ले सकते हैं फिर बता सकते हैं। अगर वो कभी बोल दे कि भाई A% B% C%, इन तीनों की जगह ये लिख दे ए बी सी, इन तीनों के समतुल्य एकल बट्टा क्या हुआ, 4 ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे ऐसे ऐसे। इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इस नेगेटिव को अगर मैं यहां कॉमन ले लूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो नोट डाउन जरूर करके रखना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कितने के बराबर होगा, ठीक है। वस्तु खरीदी दुकानदार ने और उसके ऊपर एक्स्ट्रा कीमत लिख दी कुछ, ठीक है। चल पड़े क्या भाई क्लास, एक बार बताना जो साथी जुड़े हुए हैं। चल पड़े क्या, एक बार बताएगा भाई कोई। चल पड़ी, ठीक है। नेट बोल गया था भाई अपना। सरकारी संस्थाएं जिंदाबाद, BSNL जिंदाबाद। देखो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से बताता हूँ। कह रहा है कि दुकानदार है वो वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक लिख देता है, उस पर अंकित कर देता है और फिर 10% की छूट भी देता है। कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो मैंने ये कहा 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 बनेगी। इसका मतलब क्या हो गया, 5/1 क्रय मूल्य से अधिक वो अंकित किया करेगा, यानी कि 5 में क्रय किया करेगा, खरीदा करेगा, तो 1 उस पर अधिक अंकित कर दिया करेगा और 1/10 की छूट दे रहा है। इसका मतलब 10 अगर लिखा रहेगा ना तो 1 की छूट देगा, इसका मतलब लिखा अगर 10 रहेगा तो बेचेगा उसको वो 9 में। अब मैं देख पा रहा हूं यहां पर क्लियर कट अंकित मूल्य यहां भी है और यहां भी है और वैल्यू इनकी सेम नहीं है, तो अंकित मूल्य को दोनों जगह सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, इधर मैं अगर 5 से गुणा कर दूं तो इधर 3 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो अब अंकित 30 हो जाएगा, ये भी 30, परंतु इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो इसकी भी 5 से गुणा हो जाएगी और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो इसकी भी 3 से गुणा हो जाएगी। इसका मतलब उस बंदे ने इस वस्तु को खरीदा कितने में, तो जवाब बनेगा 25 में।
और बेचा कितने में, तो जवाब बनेगा 27 में। तो 25 की चीज अगर कोई 27 में बेच रहा है तो इसका मतलब 2 रुपए का लाभ हो रहा है, बटे किस पर, हमेशा खरीदे गए मूल्य 25 पर। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 25 से 100 कट गया 4 पर, 4 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 8%। ठीक है जी। क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा, 8%, यानी कि ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, 8%। ठीक है जी, जल्दी देखो यार, 3 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 90 और 15 है। एलसीएम दिया गया है 90 और एचसीएफ दिया गया 15। यदि दो संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी। इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 75 के बराबर होना चाहिए। देखो अब एचसीएफ अगर मेरे को दिया जाए, भाई वो कितने के बराबर दिया गया, 15। तो मैं कहूंगा एक संख्या तो बनेगी 15 गुणा में m, और दूसरी क्या बनेगी, 15 गुणा में n, ये बनेगी। क्लियर है ना। अब यहां से इसने कहा दोनों संख्याओं का जो योग है ना वो 75 होना चाहिए। तो इन दोनों का जोड़ अगर 75 हो रहा है तो मैं कहूंगा m और n का जोड़, m और n का जोड़। 15 दोनों जगह से कॉमन ले लूंगा, 15 इधर डिवाइड करेगा, 15 पंजे 75। m और n का जो जोड़ बनना चाहिए वो 5 बनना चाहिए। दूसरा, अगर मेरे को एलसीएम बनाना हो तो मैं क्या कहूंगा, एचसीएफ गुणा में, और जो यहां से प्राइम फैक्टर्स हैं m और n की गुणा m गुणा n, वो बराबर एलसीएम होता है, यानी कि 90 के बराबर दे रखा है। तो मैं कहूंगा m और n की गुणा कितनी होगी, 90/15, यानी कि 6 के बराबर। अब दो ऐसी संख्याएं निकालनी है मेरे को, जिनकी गुणा करूं तो 6 और जोड़ करूं तो 5 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं कौन है, 3 और 2 है। ऐसी संख्याएं m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 होगी। 3 और 2 का जोड़ करने पे कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा, और गुणा करने पर 3 और 2 की 6 मिलेगा। तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2। तो पहली संख्या 15m 45 हो जाएगी, दूसरी संख्या 15n और n की वैल्यू 2 है तो 30 हो जाएगी। तो वो दो संख्याएं कौन है, 45 और 30 है। मुझसे क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या, तो कौन होगी, 45। ठीक है, ग्रेट। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। जल्दी देखो। ओमपति अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से 25% अधिक रखती है। ठीक है, मतलब जितने में खरीदेगी ना उससे 25% बढ़ा करके लिख देगी। ठीक है, फिर वो 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचेगी और 40 को 15% की छूट पर और शेष को 20% की छूट पर बेचेगी। उसका कुल प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना होगा। ठीक है जी, अब देखो उस बंदे ने क्या करा, या बंदी औरत जो भी है, 25% की बढ़ोतरी कर दी, अधिक अंकित कर दिया 1/4। इसका मतलब अगर वो इस वस्तु को 4 में खरीदेगी ना तो 5 लिख देगी उसके ऊपर। ठीक है, अगर वो 4 में खरीदे, 4 में क्या करे, खरीदे, तो क्या करेगी, 5 अंकित करेगी, यानी कि लिखेगी। ठीक है, उसके पास टोटल मैं मान लेता हूं 100 वस्तुएं उसने खरीद रखी थी। उसने इनको 3 जगह पर बेचा। एक जगह पर 35% वस्तुएं, तो 100 का 35% 35 ही होगा। एक जगह पर 40% वस्तुएं, तो 40 ही होगा। तीसरा कितना बच गया, ऑटोमेटिक 25, क्योंकि इनका जोड़ कितना हो गया, 75, 75 ना, बच गई कितनी, 25। अब उसने एक वस्तु कितने में खरीदी है, 4 में, तो ये 100 वस्तुएं कितने में खरीदी होगी, गुणा 4, यानी कि 400 में खरीदी होंगी। परंतु अब उसने हर वस्तु पर लिख कितना रखा है, 5। उसने कहा कि वो 35 वस्तुएं है ना जो, उनको तो अंकित मूल्य पे बेचेगी, और अंकित कितना है, 5, यानी कि 35 वस्तुएं तो उसने 5 की 1 के हिसाब से बेची, तो टोटल कितने की बिक गई, 25, 5 थी 15 और 2 17, यानी कि 17, 175 की बेच दी। अब यहां जो 40 वस्तु है ना, उसके लिए क्या करा, 15% की छूट दे दी उसने। लिख कितना रखा था, 5, लिख कितना रखा था, 5। 15% की छूट देने का मतलब कितना हो जाएगा, 15/100, यानी कि 3/20। 20 में से 3 छोड़ेगा तो वसूल कितने करेगा, 17। किसका 17 लेगा, लिखे हुए का, यानी का 5 का 17/20 वसूल करेगा, 17/20 वसूल करेगा, जिसको मैं कह सकता हूं एक वस्तु वो 5 से 20 कट गया 4 पर, तो 17/4 रुपए की एक वस्तु बेचेगा, ये 40, तो गुणा में 17/4 की 1 है, तो मैं कहूंगा टोटल 40 वस्तुएं कितनी हो गई, 170 की। अगली चीज पर आ जाओ। ये जो 25 वस्तुएं हैं, हर वस्तु पर लिख रखा है 5 रुपए, पर यहां वालों के लिए कह रहा है उसको 20% की छूट देगा। 20% का मतलब 5वां हिस्सा छोड़ देगा, तो 5 का 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 छोड़ देगा, यानी कि 4 की बेचेगा, तो एक वस्तु 4 की, तो 25 चौके 100।
इसका मतलब उसने सारी चीजें बेच दी। 175 रुपए एक जगह से, 170 एक रुपए से एक जगह से, और 100 रुपए एक जगह से आए। टोटल कितने रुपए आ गए उसकी जेब में? 5, 7 और 7 14, कैरी कर गया 1 2 3 और 4, 445 रुपए उसकी जेब में आ गए। वही चीज जो उसने कभी 400 रुपए में खरीदी थी, आज 445 में उसी को वो सेल कर रहा है, 445 में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो गया? हम कहेंगे 45 यानी कि 45 का, बटे किस पर हुआ? 400 पर। हमेशा क्रय पे होता है, गुणा में परसेंट बनाने के लिए 100। डबल जीरो से मैं डबल जीरो को कैंसिल करूंगा, और ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा? आप लोग कहोगे 11.25 पर कैंसिल होगा। ठीक है, 45 को 4 से भाग करो, कितना आएगा? 11.25 ही आने वाला ना, 11.25। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लो, और उसके बाद में इस एपिसोड को एंड कर देंगे। ये कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या, अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या का 22:3 है। ठीक है, उत्तीर्ण का मतलब होता है भाई पास होना, और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। इनका रेशो दिया गया मेरे को 22:3 था। ठीक है, 22:3 इनका रेशो हुआ करता था। आगे, यदि 2 और उत्तीर्ण होते, 2 ज्यादा पास हो जाते और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 5 ज्यादा होती, तो उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 25:4 होगा। जिस मेथड से मैं अप्रोच करने वाला हूं ना क्वेश्चन को, वहां क्या करते हैं, सबसे पहले आपने बताना क्या, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या क्या, यानी कि स्टार्टिंग वाले पूछ रहा है। फिर ठीक है, कहां वाले पूछ रहा है? स्टार्टिंग वाले। तो जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से ट्रिगर किया जाए, पूछा जाए, उस रेशियो को टॉप में लिखो सबसे ऊपर, और रेशियो के नीचे हमेशा ही रेशियो लिखना है। दूसरा रेशियो कितना है? 25:4 है। ठीक है, 25:4 है। और अब यहां पर जो वेरिएशन थी, जैसे पास पर वेरिएशन क्या सी, 2 और उत्तीर्ण होते, 2 और का मतलब 2 ज्यादा, पॉजिटिव 2 आएगा। अगर 2 कम कहता तो नेगेटिव 2 आ गया होता। ठीक है जी, आगे कह रहा है अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 5 ज्यादा होती, तो 5 ज्यादा यानी कि पॉजिटिव 5 कह रहा है। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 22 और 4 की गुणा, 25 और 3 की गुणा कर दोगे, आर पार गुणा, और इनका डिफरेंस लेना है अपने, इस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस। तो 22 और 4 की गुणा 88, 25 और 3 की गुणा 75, 75 और 88 में डिफरेंस 13 का। तो 13 की वैल्यू कितनी है वो देखना है। यहां पर भी आर पार गुणा। अब 4 और 2 की गुणा पॉजिटिव 8 आएगी, 25 और 5 की गुणा पॉजिटिव 125 आएगी। 125 में और 8 में कितना आया? 125 और 8 में डिफरेंस कितने का बनेगा? आप कहोगे 104 यानी कि 117 का, 117 का आएगा, 117। तो 13 की वैल्यू 117, इसका मतलब 9 से गुणा करी जा रही है फिर। ठीक है, 9 से गुणा करनी है। हमने क्या बताना है? पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी स्टार्टिंग में। तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने थे? 22। गुणा किससे करनी है? 9 से। तो 22 गुणा में 9, 9 दूने 18, 9 दूने 18 और 1 19, 198 रही होगी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बीच में नेट बंद हो गया था, अभी दूसरी क्लास है आप लोगों की जीके की, इसलिए अपने को बस जल्दी जल्दी निपटाना था, वरना खुला टाइम था अपने पास में इन क्वेश्चंस को आराम से करने का। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो ना, तो एक बार ये वीडियो सेव होने के बाद दोबारा देख लेना दोस्त। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा 1-2 क्वेश्चन और एड अप कर लेंगे। ठीक है ना, वहां समझ लेंगे। ठीक है ना, और रही बात ये जो पीडीएफ है और लीजो मैथ्स के नाम से यूट्यूब चैनल में मिलेगा, इस पर सुबह 10 से 11 लाइव रखते हैं अपन, सुबह 10 बजे से 11। क्वेश्चन का लेवल यहाँ से थोड़ा हाई रखते हैं, और टेलीग्राम पर जाओगे तो यहाँ की ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर कोई भी डाउट मुझ तक पहुँचाने का आप लोग काम कर सकते हैं। आज के लिए करते हैं इतना ही, अभी प्रवीण सर की क्लास होगी, तो बने रहे, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहे। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओमोन गोनोसोन।